हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। नरेंद्र मोदी ने लिया मुसलसल तीसरी बार वजीर आजम का हलफ। 71 वज़रा में बीजेपी के 60 और बाकी 9 जमातों के 11। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इतवार 9 जून को बीजेपी की क़यादत वाली कौमी जमहूरी इत्तेहाद यानी एनडीए हुकूमत में मुसलसल तीसरी बार हिंदुस्तान के वजीर आजम के तौर पर हलफ लिया। राष्ट्रपति भवन में होने वाली तकरीब में वजीर आजम मोदी ने हज़ारों मेहमानों की मौजूदगी में हलफ लिया, जिसमें 7 पड़ोसी ममालिक के सरबराहान मुमलिकत, गैर मुल्की मुअज़्ज़ज़ीन, नौमुंतखब अरकान पार्लियामेंट, चीफ मिनिस्टर्स, अपोजिशन के कायदीन, मजहबी कायदीन और बॉलीवुड की मशहूर शख्सियात शामिल थीं। वजीर आजम मोदी के साथ 71 ने हलफ लिया, जिनमें से 60 बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट, तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी से 2 और जनता दल यूनाइटेड जेडीयू से 2 और 7 दिगर में एनडीए में शामिल छोटी जमातें जनता दल सेकुलर, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, शिवसेना शिंदे, अपना दल, राष्ट्रीय लोक दल, लोक जनशक्ति पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से एक को शामिल किया गया है। जबकि 30 मेंबरान पार्लियामेंट को काबीना वज़रा के तौर पर शामिल किया गया, जबकि 41 दिगर ने वजीर मुमलिकत यानी MOS के तौर पर हलफ लिया। हलफ हिंदुस्तान के सदर द्रौपदी मुर्मू ने दिलाया। काबीना में दोबारा शामिल करने पर किशन रेड्डी का इजहार तशक्कुर। बीजेपी की ज़ेर क़यादत मरकजी एनडीए काबीना में शामिल किए जाने पर तेलंगाना बीजेपी के सदर जी किशन रेड्डी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने पार्टी के कौमी सदर JP नड्डा और हल्के के अवाम से भी इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि हल्के सिकंदराबाद के अवाम और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से वो मरकजी वज़ीर का हलफ ले चुके हैं। उन्होंने कहा कि मुझ पर दोबारा भरोसा करने पर वो हल्के सिकंदराबाद के अवाम, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा और दिगर से इजहार तशक्कुर किया। काबीना में बंडी संजय की शमूलियत पर अफराद खानदान का इजहार मसर्रत। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी बंडी संजय को मरकजी काबीना में शामिल किए जाने पर बंडी संजय के अफराद खानदान ने मसर्रत का इजहार किया और पार्टी कायदीन और कैडर का शुक्रिया अदा किया। बंडी संजय की अहलिया अपर्णा ने करीमनगर में अपने मकान पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह हमारी जिंदगियों का इंतहाई बेहतर लम्हा है। हम तमाम खुश हैं और हर एक के मशकूर हैं। हम बीजेपी के कायदीन और वर्कर्स के शुक्रगुजार हैं। हर एक की सख्त मेहनत और दुआओं की वजह से हम इस मुकाम पर हैं। माता रानी के आशीर्वाद से आज हमें ये दिन देखने को मिला है। मेरे ख्याल में हमारी जिंदगी यह बेहतरीन लम्हा है। बंडी संजय कुमार के खानदान के दिगर अफराद ने भी करीमनगर के MP को यह मौका फराहम करने पर बीजेपी और वजीर आजम मोदी से इजहार तशक्कुर किया। तेलंगाना में अनकरीब नार्कोटिक्स पुलिस स्टेशनों का क़याम। जराइम की रोकथाम और मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस मुलजिमीन के खिलाफ कार्रवाई के लिए जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर पुलिस स्टेशन खिदमत अंजाम दिया करते हैं, इसी तर्ज पर रियासत तेलंगाना में मंशियात की खरीदो फरोख्त के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए तेलंगाना एंटी नार्कोटिक्स ब्यूरो के पुलिस स्टेशन कायम किए जा रहे हैं। जारिया महीने के अवाखिर से ये पुलिस स्टेशन कारगर हो जाएंगे, जहाँ मंशियात से मुताल्लिक़ मुक़द्दमात के इंदराज और तहक़ीक़ात से लेकर चार्जशीट दाखिल करने तक का पूरा अमल अंजाम दिया जाएगा। वाज़ेह है कि हाल ही में चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने आला सतही जायज़ा इजलास तलब करते हुए मंशियात के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत दी थी। ज़राए के मुताबिक रियासतगीर सतह पर मंशियात के मामलात से निपटने के लिए 4 पुलिस स्टेशन कायम किए जाएंगे। ये पुलिस स्टेशन हैदराबाद, साइबराबाद, रच्चाकुंडा, वरंगल में कायम किए जाएंगे। इन पुलिस स्टेशनों में मंशियात की फरोख्त से मुताल्लिक़ मुक़द्दमात का इंदराज किया जाएगा। मुलजिमीन के खिलाफ FIR दर्ज करने से लेकर चार्जशीट पेश करने तक का अमल यहाँ के पुलिस ओहदेदारों की निगरानी में किया जाएगा। इस वक्त मंशियात के मुक़द्दमात में मुलव्विस मुलजिमीन को गिरफ्तार करने के बाद इन्हें मुतल्लिक़ा लॉ एंड ऑर्डर पुलिस स्टेशनों के हवाले कर दिया जाता है। ज़राए के मुताबिक तहक़ीक़ात की पेशरफ्त और चार्जशीट पेश करने में ताख़िर हो रही है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पुलिस स्टेशनों पर पहले ही काम का ज़्यादा बोझ है। इस तनासुर में नार्कोटिक्स के मामलात के लिए ये पुलिस स्टेशन कायम करने का मंसूबा है। आरोग्यश्री में 65 नए टेस्ट और इलाज शामिल। रियासती हुकूमत ने गरीबों को फराहम की जाने वाली मुफ्त इलाज की स्कीम आरोग्यश्री में 65 नए टेस्ट और इलाज को शामिल किया है, जिनमें एंजियोग्राम, पार्किंसन और रीढ़ की हड्डी का इलाज और दीगर असली इलाज को शामिल किया है। इसके अलावा फिलवक्त आरोग्यश्री स्कीम के तहत किए जाने वाले 1672 इलाज और सर्जरीज में 1375 इलाज और सर्जरीज के पैकेज की शरह में भी इजाफा किया है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर और वजीर फाइनेंस भट्टी विक्रमार्का ने माहिरीन तिब की तजवीज़ पर 1375 इलाज के पैकेज की शरह में इजाफे का फैसला किया है। सेक्रेटरी में डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का की सदारत में महकमा सेहत के आला ओहदेदारों का एक इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में आरोग्यश्री स्कीम में नए इलाज को शामिल करने और मौजूदा इलाज के पैकेज में इजाफा करने और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस इजलास में प्राइवेट दवाखानों को समाजी जिम्मेदारी के तहत गरीबों का इलाज करने का मशवरा दिया गया। दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो, 2500 फिल्मों की शूटिंग, यहाँ बनी कई ब्लॉकबस्टर फिल्में। रामोजी राव इस दुनिया में नहीं रहे। इनका इंतकाल हफ्ते की सुबह 87 साल की उम्र में हुआ। आपको बताते चले कि रामोजी राव हैदराबाद में वाक़ रामोजी फिल्म सिटी के बानी थे। इसमें कई बेहतरीन फिल्मों की शूटिंग की गई है। इसे रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो भी कहा जाता है। आइए आज रामोजी फिल्म सिटी की खास खुसूसियात के बारे में बात करते हैं। रामोजी राव फिल्म सिटी न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में पहले नंबर पर है। यहाँ तक कि हॉलीवुड भी इसके सामने नहीं ठहर सकता। इसका आगाज 1996 में हुआ था।
हैदराबाद में रामोजी राव फिल्म सिटी कुल 1666 एकड़ पर फैला हुआ है। इसे मशहूर आर्किटेक्टर नीतीश राय ने डिजाइन किया है। अब तक बॉलीवुड से लेकर साउथ सिनेमा तक कई बेहतरीन फिल्मों की शूटिंग रामोजी फिल्म सिटी में हुई है। ताहम क्या आप जानते हैं कि यहाँ शूटिंग की जाने वाली पहली फिल्म कौन सी है? पहली तेलुगु फिल्म मा नाना को पेली की शूटिंग रामोजी फिल्म सिटी में हुई थी, जो साल 1997 में रिलीज हुई थी। रामोजी फिल्म सिटी में न सिर्फ फिल्मों की शूटिंग होती है बल्कि सितारों के लिए लग्जरी होटल की सहूलियात भी मौजूद हैं। इनके ख्याम से लेकर खाने पीने के तमाम इंतजाम फिल्म सिटी में ही किए गए हैं। यहाँ फिल्मों की शूटिंग के अलावा प्रोडक्शन और डबिंग का काम भी होता है। रामोजी फिल्म सिटी में हर वक्त किसी न किसी फिल्म की शूटिंग जारी रहती है। शूटिंग यहाँ कभी नहीं रुकती। यहाँ बेक वक्त 15 से 25 फिल्मों की शूटिंग की जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हैदराबाद के मुज़ाफ़ात में वाक़ इस फिल्म सिटी में एक साल में तकरीबन 300 फिल्मों की शूटिंग की जाती है। मुस्लिम रिजर्वेशन पर तेलुगु देशम के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं होगी, राम मोहन नायडू ने कहा। तेलुगु देशम के रुकने पार्लियामेंट राम मोहन नायडू ने दो टोक अंदाज में वाज़ेह कर दिया है कि आंध्र प्रदेश में मुस्लिम रिजर्वेशन पर उनकी पार्टी के मौक़िफ़ में किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं होगी और इस रिजर्वेशन का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तवील अरसे के बाद तेलुगु देशम पार्टी का मरकजी वज़ीर होगा। ताहाल हमारा कोई मुतालबा नहीं है। हमारे ताल्लुकात इतने मजबूत हैं कि हम मुनासिब तौर पर तबादला ख्याल के बाद ही फैसला करेंगे। हम काफ़ी खुश हैं। आंध्र प्रदेश को तरक्की देना ही इनकी पार्टी का विजन रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अवाम की भलाई का फैसला इनकी पार्टी ने लिया है। इसकी मुनासिबत से उनकी पार्टी को बेहतर खत्ते एतमाद भी हासिल हुआ है। नरेंद्र मोदी की मदद से आंध्र प्रदेश की तरक्की को यकीनी बनाया जाएगा। आंध्र प्रदेश को तरक्की के लिए पूरी मदद मरकज से मिल रही है। नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद देने के सवाल पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, अगर हम मिलेंगे तो देखेंगे। नरेंद्र मोदी की हलफबर्दारी में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने शिरकत की। इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या वो पीएम मोदी को मुबारकबाद देंगे तो उन्होंने कहा, जब मिलेंगे तो देखेंगे। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हम अपने आईनी फर्ज की वजह से इस तकरीब में शिरकत करने जा रहे हैं। इस हलफबर्दारी की तकरीब में शिरकत करना मेरा फर्ज है क्योंकि मैं राज्यसभा में अपोजिशन का लीडर हूँ। दरअसल खड़गे को नरेंद्र मोदी की हलफबर्दारी में शिरकत का दावतनामा मिला था। उन्होंने इंडिया इत्तेहाद के दिगर रहनुमाओं से मशवरा लेने के बाद तकरीब में शिरकत का फैसला किया है। ताहम इससे पहले ममता बनर्जी ने दावा किया था कि इन्हें वज़ीर आज़म की हलफबर्दारी का दावतनामा नहीं मिला था। ताहम उन्होंने कहा था कि अगर इन्हें दावतनामा मौसूल होता तो भी वो इसमें शिरकत नहीं करती। जम्मू कश्मीर में यात्रियों की बस खाई में गिर पड़ी, 10 हलाक, दहशतगर्द हमले का शुबा। जम्मू कश्मीर के रियासी में शिवखेरी जा रही यात्रियों की एक बस खाई में गिर पड़ी। इस हादसे में करीब 10 लोगों की मौत हो गई। ओहदेदारों ने इब्तदाई रिपोर्ट्स के हवाले से बताया कि शकरी मंदिर जा रहे यात्रियों की बस पर दहशतगर्द हमला हुआ। हादसे की इत्तला मिलने के बाद पुलिस, फौजी दस्ता और नीम फौजी दस्ता मुकामी हादसे पर पहुंच गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुकामी हादसे के पास गोलियां भी बरामद हुई हैं। इसी के पेश नज़र पूरे इलाके में नाकाबंदी कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिवखेरी मजहबी मुकाम से दर्शन करके लौट रहे यात्रियों की बस पर दहशतगर्दों ने घात लगाकर हमला किया। यह भी कहा जा रहा है कि दहशतगर्दों की फायरिंग के बाद ही बस हादसे का शिकार हो गई और खाई में गिर पड़ी, जिसके नतीजे में 10 अफराद की मौत हो गई। मोदी हलफ ले रहे थे, उधर हमला हो गया, खड़गे ने कहा। नरेंद्र मोदी ने आज मुसलसल तीसरी बार वज़ीर आज़म के ओहदे का हलफ लिया। इस दौरान कांग्रेस ने उन पर हमला करते हुए कहा कि एक तरफ नरेंद्र मोदी और एनडीए हुकूमत के वज़रा हलफ उठा रहे हैं तो दूसरी तरफ जम्मू एंड कश्मीर में दहशतगर्दाना हमला हुआ जिसमें 10 हिंदुस्तानियों की जानें गई। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, कम अज़ कम 10 हिंदुस्तानी अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। हम अपने लोगों पर होने वाले इस घिनौने दहशतगर्दाना हमले और हमारी कौमी सलामती की जानबूझकर तौहीन की मजम्मत करते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा, हम मुतासिरीन के अहल खाना के साथ दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं और की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश करते हैं। हुकूमत और हुक्काम मुतासिरीन को फौरी मदद और मुआवजा फराहम करें। अभी 3 हफ्ते पहले पहलगाम में सयाहों को हादसा पेश आया था। जम्मू एंड कश्मीर में फायरिंग और दहशतगर्दी के कई वाक़यात जारी हैं। अमन और हालात को मामूल पर लाने का तमाम तर प्रोपेगेंडा खोखला साबित हो रहा है। जम्मू एंड कश्मीर के ज़िले रियासी में दहशतगर्दों ने यात्रियों को ले जाने वाली बस पर हमला किया। इस हमले में 10 अफराद मारे गए। उड़ीसा असेंबली के लिए मुंतखब होने वाली पहली मुस्लिम खातून सूफिया फिरदौस। उड़ीसा असेंबली की तारीख में पहली बार एक मुस्लिम खातून सूफिया फिरदौस मुंतखब हुई हैं। सूफिया फिरदौस ने कांग्रेस पार्टी की जानिब से कटक असेंबली से कामयाबी हासिल की। सूफिया फिरदौस ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पूरन चंद्र महापात्रा के खिलाफ 8001 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। सूफिया फिरदौस की उम्र 32 साल है। उनके वालिद मोहम्मद मुखिम कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं। कुछ अर्से पहले तक मोहम्मद मुखिम कटक से कांग्रेस MLA के तौर पर रहे, लेकिन उनके खिलाफ बदगुमानी के इल्जाम आयद होने पर इन्हें असेंबली के लिए नाअहल करार दिया गया, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने बाप की जगह बेटी सूफिया को टिकट दिया। फिरदौस ने कलंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी से सिविल इंजीनियरिंग में BTech मुकम्मल किया है।
नीट यूजी एग्जाम दोबारा हो या फिर ग्रेस मार्क्स खत्म कर दिए जाएं। मुल्क के सबसे बड़े मेडिकल दाखिला जाती एग्जाम नीट यूजी 2024 के नतायज पर अदालती जंग तेज हो गई है। नीट यूजी में बेज़ाब्तियों पर डिजिटल सत्याग्रह के तहत मुल्क भर के 20,000 तलबा की शिकायत पर पीर को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की जाएगी। मुतासरा तलबा ने इंसाफ का मुतालबा करते हुए कहा कि नीट यूजी एग्जाम दोबारा कराया जाए या ग्रेस के नंबरों को खत्म किया जाए। इम्तिहान देने वालों ने दाखिला जाती इम्तिहान की शफाफियत पर कुछ सवालात उठाए हैं। वो कहते हैं कि इस साल 67 तलबा ने ऑल इंडिया रैंक 1 कैसे हासिल किया, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। दूसरा ये कि किस तरह सैकड़ों उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स के नाम पर 720 में से 718 और 719 नंबर दिए गए। अगर उम्मीदवार तमाम सवालात के सही जवाब देता तो इसे पूरे 720 नंबर मिलते और अगर इसने एक भी गलत सवाल किया होता तो मनफी मार्किंग की वजह से इसे ज़्यादा से ज़्यादा 715 नंबर मिलते। अगर मैं एक सवाल छोड़ देता तो मुझे 716 नंबर मिलते। ऐसे में नंबर 718 और 719 पर एतराज़ है। दरख्वास्त में कहा गया है कि एनटीए की जानिब से 14 जून को नतीजे का ऐलान किया गया था। अचानक नतीजा 10 दिन पहले 4 जून की शाम को जारी किया गया। इसकी वजूहात क्या थीं? वाज़ह है कि नीट यूजी में इतने ग्रेस नंबर देने की वजह से सैकड़ों उम्मीदवार टॉपर्स की फहरिस्त में पहुंच गए, जबकि हज़ारों उम्मीदवार अच्छे नंबरों के बावजूद रैंकिंग में नीचे चले गए। मुंबई एयरपोर्ट के रनवे पर 2 तैयारे टकराते टकराते बचे। इतवार की सुबह मुंबई एयरपोर्ट पर एक ही रनवे पर 2 तैयारे आपस में टकराने से बच गए। डीजीसीए ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दिया है और एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी अमले को ड्यूटी से हटा दिया है। आज सुबह एटीसी ने इंदौर से आने वाले इंडिगो तैयारे को रनवे पर उतरने की इजाज़त दे दी। एयर इंडिया का एक तैयारा इसी रनवे पर टेक ऑफ करने की तैयारी कर रहा था। इंडिगो तैयारे के पायलट ने लैंडिंग के दौरान इंतहाई एहतियात बरती, जिसकी वजह से कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। इन दोनों तैयारों की लैंडिंग और टेक ऑफ के दरमियान सिर्फ चंद लम्हों का वक्फा था। मुसाफिरों ने इसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। दूसरी जानिब डीजीसीए ने इस वाक़े पर फौरी एक्शन लेते हुए एटीसी टीम को फौरी तौर पर काम से हटा दिया और मामले की तहकीकात का हुक्म दिया। मुंबई एयरपोर्ट के ज़राए ने बताया कि कसूरवार पाए जाने पर इन मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश किसानों के लिए बिजली बिल मुआफ़ी योजना का आगाज़। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए यह खबर निहायत अहम और खुशखबरी की तरह है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन की जानिब से उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए यूपी किसान बिजली बिल मुआफ़ी स्कीम को नाफिज कर दिया गया है। इस स्कीम के तहत किसानों के 100% बिजली बिल मुआफ़ किए जाएंगे, जिसकी आखिरी तारीख 30 जून 2024 है। वाज़ेह हो कि उत्तर प्रदेश के जो किसान अपनी खेती के लिए ट्यूबवेलों से खेतों की सिंचाई करते हैं, तो ऐसे किसानों के बिजली बिल मुआफ़ी स्कीम नाफिज की गई है। सूबाई वज़ीर आला के अहकामात के मुताबिक उत्तर प्रदेश में किसानों की बिजली बिल मुआफ़ी स्कीम नाफिज की गई है। सूबाई वज़ीर आला के अहकामात के मुताबिक उत्तर प्रदेश में किसानों के सभी ट्यूबवेलों के बिजली के बिल 21 अप्रैल 2023 से मुआफ़ कर दिए गए हैं। ये ऐलान किया गया है कि इस दरमियान जिन किसानों ने अपने बिजली के बिल अदा कर दिए हैं, इनका पैसा वापस दिया जाएगा। पावर कॉरपोरेशन के जरिए से ऐलान किया गया है कि जो बिल इस वक्फे में जमा हुए हैं, उनकी रकम किसानों को वापस की जाएगी। उत्तर प्रदेश में इस बिजली बिल मुआफ़ी स्कीम की मियाद को बढ़ाकर 30 जून 2024 कर दिया गया है। किसान बिजली सार्फिन से कहा गया है कि वो अपने बिजली बिल मुआफ़ कराने के लिए 30 जून से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएं। यह रजिस्ट्रेशन किसी भी जन सेवा केंद्र से कराए जा सकते हैं। इसके अलावा जो किसान खुद रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, वो वेबसाइट www.uppc.org के जरिए से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सानिया मिर्जा हज के लिए रवाना। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट पैगाम में अपने दोस्तों से माज़रत ख्वाही की है। उन्होंने लिखा है, मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे हज के मुक़द्दस सफ़र पर जाने का शर्फ हासिल हुआ। उन्होंने मज़ीद लिखा, मेरी दुआ है कि अल्लाह मेरी दुआएं कबूल फरमाएं। मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ। उन्होंने तमाम से इन्हें दुआओं में शामिल रखने की ख्वाहिश की है। सानिया मिर्जा ने कहा, मुझे उम्मीद है कि मैं मजबूत ईमान और आजिज़ दिल के साथ एक बेहतर इंसान बनकर वापस आऊँगी। सानिया की वालदा नसीम मिर्जा ने लिखा, अल्लाह आपका हज कबूल करे और आप लोगों को अपने ईमान पर कायम रखे। अदाकारा गौहर खान ने भी तबसरा किया, हमें अपनी दुआ में याद रखें, अल्लाह इस हज को आपके लिए मज़ीद खास बनाएं। पाकिस्तानी अदाकारा ऐमन खान ने भी सानिया मिर्जा को इस सफ़र पर जाने पर मुबारकबाद दी। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा इन दिनों कमेंट्री और इवेंट्स में नजर आती हैं। टेनिस से रिटायरमेंट के बाद वो अपने खानदान के साथ वक्त गुजार रही हैं। सानिया ने इतवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करते हुए अपनी गलतियों पर सबसे माफ़ी मांगी और एक अच्छी खबर भी शेयर की कि वो हज पर जा रही हैं। क़ब्ल उन्होंने अपने फर्जंद और अरकान खानदान के हमरा उम्रा किया था। किसान तंजीमों ने सीआईएसएफ कांस्टेबल की हिमायत में एहतजाजी मार्च निकाला। बहाली का क्या मुतालबा। पंजाब की कई किसान तंजीमों ने यकजहती का मुजाहरा करते हुए इतवार को मोहाली में सीआईएसएफ की खातून कांस्टेबल की हिमायत में एक एहतजाजी मार्च निकाला, जिसने हिमाचल एमपी कंगना रनावत को थप्पड़ मारा था। किसान तंजीमों ने कुलविंदर कौर की बहाली का मुतालबा उठाया। मुत्तहदा किसान मोर्चा, गैर सियासी किसान लेबर मोर्चा और BKU शहीद भगत की कॉल पर किसानों और मजदूरों की कई तंजीमें आज मोहाली के उमम साहब गुरुद्वारा में जमा हुई। किसान रहनुमाओं सरवन सिंह पंडर, मंजीत राय, जगजीत सिंह देलेवाल, गुरविंदर सिंह भंगनूर ने
कहा कि कुलविंदर कौर के खिलाफ दर्ज मुकदमे को फौरी तौर पर मनसूख किया जाना चाहिए। कुलविंदर कौर की मुअत्तली मनसूख की जाए और इन्हें दोबारा मुलाजिमत पर बहाल किया जाए। किसान रहनुमाओं ने कहा कि कंगना ने किसानों की तहरीक के दौरान कई बयान दिए थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर मुश्तइल अफराद का मुवाजना खालिस्तानी दहशतगर्दों से किया था। किसान रहनुमाओं का कहना था कि कंगना ने पहले कुलविंदर कौर के साथ बदतमीजी की, जिसके बाद ये सारा तनाज़ा खड़ा हुआ। इस तनाज़े के बाद भी कंगना ने एक वीडियो जारी करके बिलवास्ता तौर पर पंजाबियों को दहशतगर्द कहा है। मोहाली के उम्म साहब गुरुद्वारा से शुरू होकर किसान तंजीमों ने शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से मिनी सेक्रेटेरिएट तक मार्च किया। तंजीमों ने मोहाली के SSP को वज़ीर आला के नाम मेमोरेंडम दिया। किसान लीडरों ने कहा कि अगर कुलविंदर कौर के खिलाफ दर्ज मुकदमा मनसूख नहीं किया गया तो वो वज़ीर आला भगवंत मान से मुलाकात करेंगे और आइंदा की हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। अयोध्या में बीजेपी को शिकस्त देने वाले समाजवादी पार्टी के MP को जान का खतरा, Z+ सिक्योरिटी का मुतालबा। लोकसभा इंतखाबात के नताइज के बाद अगर किसी सीट के नतीजे पर सबसे ज्यादा बात हो रही है तो वो फैजाबाद लोकसभा की सीट है। इसी हल्के में अयोध्या भी है जहां राम मंदिर की तामीर की गई है और जिसकी बुनियाद पर बीजेपी की पूरी सियासत कायम है। इस सीट का सबसे ज्यादा जिक्र इसलिए हो रहा है कि यहाँ के लोगों ने बीजेपी के उम्मीदवार को शिकस्त फाश देते हुए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को जबरदस्त अक्सरियत से कामयाब किया है। फैजाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी ने अपने सिटिंग MP लल्लू सिंह को टिकट दिया था, जबकि समाजवादी पार्टी ने अविधेश प्रसाद को अपना उम्मीदवार बनाया था। बीजेपी समझती रही कि राम मंदिर की वजह से फैजाबाद लोकसभा के रायदहिंदगान इसे वोट देंगे, लेकिन लोगों ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाया। इस कामयाबी के बाद समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को धमकियां मिल रही हैं और बीजेपी को हराने पर लोग फैजाबाद के रायदहिंदगान को बुरा भला कह रहे हैं। इन धमकियां देने वालों के निशाने पर समाजवादी पार्टी के नौमुंतखब रुकने पार्लियामेंट अविधेश प्रसाद भी हैं। इनको मिलने वाली धमकी के पेश नजर समाजवादी छात्र सभा के कौमी जनरल सेक्रेटरी मनोज पासवान ने उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बराए दाखिला को लिखे गए खत में Z+ सिक्योरिटी का मुतालबा किया है। खबरों के मुताबिक अपने खत में मनोज पासवान ने कहा है कि सोशल मीडिया समेत दीगर मवासिलाती जराए से अयोध्या के लोगों को बुरा भला कहा जा रहा है और इन्हें धमकियां दी जा रही हैं। ऐसे में उनके साथ किसी भी वक्त कोई भी नाखुशगवार वाकया पेश आ सकता है। उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बराए दाखिला को लिखे गए खत में मनोज पासवान ने मजीद कहा कि इस तरह के वाकयात पहले भी हो चुके हैं, लिहाजा सिक्योरिटी के नुक्ते नजर से अविधेश प्रसाद को Z+ सिक्योरिटी फराहम की जानी चाहिए। काबिल जिक्र है कि लोकसभा इंतखाबात में समाजवादी पार्टी ने रियासत में 37 सीटें और इंडिया अलायंस के साथ मिलकर 43 सीटें जीतकर बड़ी कामयाबी हासिल की है। इसराइल ने 210 फलस्तीनियों को हलाक करके हमास की कैद से 4 यरगमालियों को रिहा कराया। हमास और इसराइल के दरमियान चल रही जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। आलमी दबाव के बावजूद इसराइली फौज की तरफ से फलस्तीनियों पर बमबारी जारी है। हलाकतों की तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। कुछ इसराइली शहरी भी हमास की गिरफ्त में हैं। इसराइली शहरियों का दबाव भी हुकूमत पर बढ़ता जा रहा है और यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा किया जा रहा है। इसी ज़िम्मन में अब इसराइल गजा और रफा पर होने वाले हमले को अपनी यरगमालियों की आड़ में दुरुस्त करार देने की कोशिश कर रहा है। इसराइल ने वस्ता गजा में ज़मीनी और हवाई हमले किए। इसराइल ने ताज़ा हालिया हमले में अपने 4 लोगों को रिहा करा लिया है, जबकि इसराइल के हमले में 210 फलस्तीनी लोगों की हलाकत हुई है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। गजा के एक सेहत अफसर ने कहा है कि बच्चों समेत कम से कम 210 फलस्तीनी मारे गए हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।